ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। अंबिकापुर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री का चेहरा हाईकमान तय करती है, उन्होंने ऐसा कहा है। आगे उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के चेहरे पर 2023 का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। 2.5 साल के फॉर्मूले पर बोले, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। गिला शिकवा दूर कर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं होता। हम लोग एक बाप के 5 बेटे होते हैं। हो सकता है बाप किसी बेटे को ज़्यादा मिल जाता है, किसी छोटे बेटे को कम मिल जाता है। थोड़ी बहुत होती है, हम गिले शिकवा हो सकते हैं, मगर हम लोग परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्य होने के नाते हम लोग आगे जो भी टास्क मिलेगा वो टास्क हम लोग पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में राशन दुकानों से 69,000 टन चावल गायब होने का मामला सामने आया है। इस मामले में संचालकों पर केस भी दर्ज किया गया है। वहीं 14,000 टन सामग्री की वसूली भी की गई है। खाद्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उचित मूल्य की दुकानों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। राशन दुकानों में गड़बड़ियां सामने आने के बाद 13,000 से ज्यादा दुकानों का सत्यापन किया गया, जिसमें 13 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। 161 दुकानों का निलंबन किया गया, जबकि 140 दुकानें निरस्त कर दी गई हैं। हमारा यह स्पष्ट कहना है कि गरीबों का राशन जिसने चोरी किया है, छत्तीसगढ़ की जनता का राशन जिसने चोरी किया है, जो सरकार को राजस्व की क्षति जिसने पहुंचाया है, उस पर कार्रवाई करें। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनके लोग शामिल हैं। ये भूपेश बघेल की सरकार है। यहाँ पे जो भी गड़बड़ करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी, जिन्होंने गड़बड़ियाँ की थी उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही। हम नान घोटाले टाइप का छुपा नहीं रहे हैं। हम नान घोटाला 36,000 करोड़ का चावल घोटाला हुआ था गरीबों के राशन में, लेकिन उसका पैसा कहाँ गया था? सीएम मैडम, ऐश्वर्या रेसिडेंसी वाली मैडम, सीएम सर जांच नहीं होने दे रहे थे। हमारी सरकार आई, हम जांच कर रहे थे तो हाई कोर्ट चले गए थे एसआईटी के खिलाफ में। तो हम जांच रोकना नहीं चाहते, हम चाहते हैं यदि गड़बड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और वो हो रही है। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का राजनांदगांव और बेमेतरा दौरा। राजनांदगांव के ग्राम सिंघौला जाएंगे मुख्यमंत्री। भानेश्वरी जयंती महोत्सव में होंगे शामिल। सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दोपहर 3:30 बजे बेमेतरा के ग्राम हसदा पहुंचेंगे सीएम। प्रदेश स्तरीय संत गाडगे जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और विशाल सामाजिक महाधिवेशन में भी रहेंगे मौजूद। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज राजनांदगांव और बेमेतरा दौरा है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजनांदगांव के ग्राम सिंघौला भी जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, नगर निगम में होर्डिंग घोटाला। कल भाजपा पार्षद दल करेगा निगम दफ्तर का घेराव। 27 करोड़ के होर्डिंग घोटाले का मांगा जाएगा जवाब। दोपहर 12 बजे गांधी सदन के सामने होगा विरोध प्रदर्शन। बीजेपी पार्षद दल नगर निगम आयुक्त के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, सांसद सुनील सोनी के निवास का घेराव आज। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे घेराव। रेलवे की अव्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा नेतृत्व करेंगे घेराव का और आज दोपहर 2 बजे घेराव किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, सांसद सुनील सोनी के निवास का घेराव किया जाएगा। आज दोपहर 2 बजे ये घेराव किया जाएगा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करेंगे। रेलवे की अव्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा इस घेराव का नेतृत्व करेंगे और आज दोपहर 2 बजे ये घेराव किया जाएगा। तो रेलवे की अव्यवस्थाओं को लेकर सांसद सुनील सोनी के निवास का आज घेराव किया जाएगा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके निवास का घेराव करेंगे। रेलवे की अव्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में घोटाले का जिन्न एक बार फिर निकल आया है।
ईडी ने प्रदेश में 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बात कही है। ऐसे में इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। क्या है पूरा मामला और इसे लेकर क्यों हो रही है सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के सियासी चेहरों, रसूखदार कारोबारियों और अफसरों पर ईडी की कार्रवाई के बीच ईडी ने प्रेस नोट जारी कर 2000 करोड़ की उगाही की बात कही है। भाजपा ईडी दफ्तर से आई जानकारी के आधार पर शराब घोटाले का आरोप लगा रही है। इस मुद्दे पर भाजपा सड़क पर आक्रामक लड़ाई के मूड में है। सोमवार को भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर संगठित रूप से इस अपराध को अंजाम दिया गया, अनवर ढेबर के नेतृत्व में पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। स्पष्ट रूप से आरोप है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के निर्देश पर यह अपराध हो रहा था। पॉलिटिकल मास्टर के संरक्षण में आज छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है कि वो पॉलिटिकल मास्टर कौन है और इन अपराधों का सीधा तार, इन घोटालों का सीधा संबंध मुख्यमंत्री कार्यालय से होता है। हम ये मांग करते हैं कि इन सारे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बड़े घोटाले के बाद, इतने बड़े घोटाले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पद में रहने का अधिकार नहीं है। ईडी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पहली बार जवाब दिया। सीएम ने आरोपों को मिथ्या तो बताया ही। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल की तुलना में आबकारी का राजस्व 1.5 गुना बढ़ा है। कांग्रेस के शासनकाल में राजस्व बढ़कर 6000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। आबकारी में जो निरंतर वृद्धि है वो दर्शाता है कि किसी प्रकार के तथाकथित घोटाले के कारण के राज्य के शराब के राजस्व में कमी का जो आरोप ईडी ने जो लगाया है वो पूर्णतः मनगढ़ंत है। जब आपके राजस्व में 1.5 गुना वृद्धि हो गई, 1.5 गुना से अधिक, तो फिर आपका आरोप तो ऐसे मिथ्या हो जाता है कि भारत सरकार लगातार, भारत सरकार की जो सीएजी है वो हर साल उसके ऑडिट करते हैं और सीएजी विभाग ने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को क्लीन चिट दी है। 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चल संपत्ति जब्त किया आपने? और किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहां लगे हुए हैं। चल संपत्ति कहां जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए? वो कितनी राशि है? आवाज कर रहे हैं 2000 करोड़। आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है। भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में ये सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही हैं और ईडी का एकमात्र काम है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में फायदा दिलाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ बेहद कमजोर है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और ईडी के अधिकारी आपस में बात भी करते हैं कि हमारे भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं और ये बात साबित हो रही है कि आनन फानन में 2000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगा दिया। चुनावी साल में ईडी की कार्रवाई और आरोपों से किसे होगा नुकसान, किसे होगा फायदा, ये तो चुनाव में ही तय होगा। लेकिन फिलहाल ईडी की कार्रवाई ने एक तरफ जहां रसूखदारों की नींद उड़ा दी है तो वहीं सियासी दलों की व्यस्तता भी बढ़ा दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर में बीजेपी शराब घोटाले को लेकर आज सभी जिलों में धरना देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि देश का अनोखा प्रदेश जहां 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है,
शराब घोटाला हुआ है। हमने पहले कहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस एटीएम का काम कर रही है। एआईसीसी और चुनाव का खर्चा छत्तीसगढ़ से चल रहा है। ईडी की प्रेस रिलीज से छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर काम किया गया। प्रदेश में जितने घोटाले हुए उसकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई होनी चाहिए। स्पष्ट है कि ईडी ने अब तक जो कार्यवाहियां की है, इस मामले में भी प्रेस रिलीज में पढ़िएगा, मार्च से ये कार्यवाही और इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। मार्च से एविडेंस रिकॉर्ड किया गया और सारे एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ईडी ने गिरफ्तारी की और तब बताया कि 2000 करोड़ का घोटाला, शराब का घोटाला उजागर हुआ है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं को चार्ज करने और नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें सरगुजा संभाग के बूथ प्रबंधन कमेटी को पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। मीटिंग में सरगुजा संभाग के 14 विधायक और मंत्री के साथ बूथ प्रबंधन कमेटी के जिला और ब्लॉक के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी। साथ ही कहा है कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, किसी को कम तो किसी को ज्यादा मिलता है और इस बार 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल होंगे। 2023 का चुनाव बड़ा टास्क है। हम 75 प्लस लेके टारगेट लेके चल रहे हैं, तो हम अगर बूथ मजबूत होंगे तो हम हर चुनाव जीतेंगे। सरगुजा संभाग के 14 सीटें पिछली बार हमने जीती, तो इस बार भी एक बड़ी चुनौती है। उन चुनौतियों का हम कैसे सामना करें, उन चुनौतियों का संगठन के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संगठन के रास्ते से ही सत्ता तक पहुंचा जाता है। इसलिए हम संगठन स्तर पर मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कवर्धा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य ने छत्तीसगढ़ में धार्मिक विवाद और अशांति से सरकार को सजग रहने कहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में अशांति का वातावरण रोहिंग्या और बांग्लादेश शरणार्थियों द्वारा फैलाया जा रहा है। वो यहाँ जमीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं और आग लगाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश में अशांति पनप रही है। इसी वजह से धार्मिक विवाद उत्पन्न होता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समलैंगिकता को लेकर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि समलैंगिकता का कानून विचाराधीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विचाराधीन बना दिया, इसे वैध कर दिया। जो पहले अपराध की श्रेणी में आता था उसे खत्म कर दिया गया। शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट को परंपरा और संस्कृति के मसले पर हस्तक्षेप न करने की बातें कही। सब जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर के शरण ले रहे हैं और उन्हीं की जो प्रकृति है उस प्रकृति का परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पर अशांति हो रही है। लैंगिकता का कानून विचाराधीन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार देकर के कानून बना दिया और इसको वैध कह दिया और इसको अपराध, पहले इसको भारत में अपराध समझा जाता था, अब उन्होंने कह दिया कि ये अपराध नहीं, ये सामान्य सी बात। छत्तीसगढ़ में राम राज्य को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। बहस की शुरुआत भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन के बयान से हुई। उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि 100 जन्मों में भी राम राज्य को नहीं समझ सकते। अब इस पर कांग्रेस भी पलटवार की मुद्रा में है। छत्तीसगढ़ में राम राज्य को लेकर सियासत नई नहीं है। इससे पहले शंकराचार्य जी ने राम राज्य बनाम हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया था। तब भी राम राज्य के विमर्श पर भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे को घेरने की कोशिश की थी। अब नितिन नबीन के बयान ने राम राज्य के मुद्दे को गरमा दिया है। नितिन नबीन ने कहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 100 जन्म लेकर भी राम राज्य को नहीं समझ सकते।
वहीं कांग्रेस ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए राम राज्य की अवधारणा को सरकार के कामों से जोड़ा है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं, सरकार ने हर वर्ग का आंसू पोंछने का काम किया है, दुख दर्द को साझा करने का काम किया है, जबकि नितिन नवीन के लिए राम राज्य की परिभाषा अलग है। राम राज्य आप कैसे ला रहे हो? तो आप तो वही है ना जिन्होंने राम के होने पर सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट पर एफिडेविट डालकर। तो आप तो राम के होने पर सवाल करने वाले लोग हैं। आप क्या राम राज्य की कल्पना कर पाएंगे? राम का अपमान कितना बार किया, ताला कौन लगाया था राम के मंदिर में, वो क्या सवाल करेंगे? राम राज्य का मतलब समझते हैं? जब अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय का प्रतीक हो। कौन सा विकास पहुंच रहा है? राम राज्य समझने के लिए आपको 100 जन्म लेना होगा भूपेश जी, तब समझ में आएगा कि राम राज्य की कल्पना क्या होती है। राम राज्य विचार और सिद्धांत और भारतीय संस्कृति से आता है, भ्रष्ट संस्कृति से नहीं आता है। दरअसल नितिन नवीन अभी नए मूल्य हैं, ज़्यादा प्याज खा रहे हैं, उनको नहीं मालूम। उनको आगे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि इसी छत्तीसगढ़ में जिस माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, उन्हीं माता कौशल्या के मंदिर के 5 किलोमीटर दूर में 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भगवान राम को ताले में बंद करके रखा था। अयोध्या में भगवान राम के गर्भ का ताला किसने खुलवाया था? कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनगमन पथ को कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो भगवान राम के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। राम राज्य की अवधारणा में यूं तो प्रजा के सुख और संतुष्टि को अहम माना गया है, लेकिन सियासी राम राज्य की परिभाषा सुविधा के अनुसार गढ़ ली जाती है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि सभी दल वास्तव में राम राज्य की परिकल्पना को समझें, उसे साकार करने की दिशा में काम करें। तभी जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी जी करते थे, वह भी धरातल पर नजर आएगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल सरोज पांडे ने द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की थी। इस पर भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि वे अभी व्यस्त हैं। यदि सरोज पांडे को पिक्चर दिखाना है तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को दिखाएं। इस ट्वीट के बाद सरोज पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व्यस्त हैं। सही बात है, कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे ही व्यस्त होते हैं। उनका केंद्रीय नेतृत्व मस्त है तो वहीं छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है। हिसाब किताब पूरा होगा। केरला स्टोरी कोई मूवी, ऐसी मूवी नहीं है जिसमें आप उसे आनंद के लिए देखें। वो ज्वलंत प्रश्न है, वो किस प्रकार से देश में घटित हो रहा है उस पर प्रश्न है। मैंने इसलिए मुख्यमंत्री जी को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसे टैक्स फ्री करिए, तो वो इसकी बात करते हैं कि GST 9% है और आप हम 9% को माफ़ करवा दें। ये मजाक का विषय नहीं है, और जो लोग हमेशा मजाक करते हैं कभी कभी वो खुद भी मजाक बन जाते हैं। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। दुर्ग जिले के भिलाई 3 स्थित सिरसा गेट में बीजेपी किसान मोर्चा ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि सरकार को फसल का सर्वे कर मुआवजा देना चाहिए। दरअसल दुर्ग जिले में अधिकांश किसान धान के साथ साथ सब्जी फल की खेती करते हैं। अप्रैल और मई महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। पिछले 1.25 माह से बारिश हो रही है। हम लोग किसानों के साथ पिछले 20 दिन से ज्ञापन देकर थक गए हैं कि आप क्षतिपूर्ति राशि के लिए गांव में सर्वे करवाइए और अपने अमला को लगाइए। छत्तीसगढ़ में किसानों की जो नुकसान धान में, सब्जी भाजी में, आम में जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई के लिए मुआवजा दें। किसानों की हर मांग के लिए पार्टी आंदोलन करेगी, संघर्ष करेगी, सरकार से मांग करेगी। सरकार नहीं पूरा करेगी तो हर स्तर पर जाकर के उसका विरोध करेगी। आज किसानों को जैसे हमारे प्रमोद साहू भाई ने कहा कि 1.25 महीना हो गया पानी गिरते हुए, ओले भी गिरे हैं, किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो गई है, लेकिन इस सरकार के द्वारा सर्वे तक चालू नहीं किया गया।
धमतरी जिले के वनांचल इलाके के 110 गांवों के किसानों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला। वहीं शहर से होते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 38 डिग्री तापमान में किसानों ने करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी और बल तैनात रहे। वहीं मौके पर एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार भी मौजूद थे। कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़े किसानों से जब कलेक्टर नहीं मिले तो किसान बिना ज्ञापन दिए बैरंग लौट गए। नाराज किसानों ने अंबेडकर चौक में चक्का जाम करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने झूमा झटकी भी हुई। अफसरों के समझाइश के बाद किसान वापस लौट गए। किसानों ने भूमि को लेकर तकनीकी सुधार, हाथी के हमले पर 50 लाख का मुआवजा समेत कई मांगे की हैं। 10 वन ग्राम जो घोषित है नगरी और मंगलौर ब्लॉक में, ये लोगों को बहुत पुराना मांग है। पहले 1 ग्राम था, पहले तो उनको पट्टा नहीं मिलता था। अब पट्टा मिल रहा है तो त्रुटिपूर्ण पट्टा है। जो एक पिताजी का 5 लड़के हैं, 5 लड़के लेके 10 एकड़ को काश्त कर रहे हैं, 1 ग्राम से पट्टा बन गया, बाकी 4 लड़का क्या करेंगे। 34 ग्राम जो सीता नदी अभ्यारण्य में आ गया है, वहाँ न सड़क है, न बिजली है, न स्कूल है, न आंगनबाड़ी है, न पढ़ने की व्यवस्था है, न किसी भी सरकार का जितने योजनाएं चल रहा है किसी भी योजना को वहाँ लागू नहीं है। तो हमारा जो मांग है, जो 1 ग्राम को राजस्व परिवर्तित किया गया है ग्राम 2013 में, जो अब तक की विधिवत तो राजस्व में परिवर्तित नहीं हुआ है, उसी का मांग है कि हमारा जो जमीन का बंदोबस्त किया जाए और उसका भूया पोर्टल में अपडेट किया जाए। प्लस जो हमारा 34 वन ग्राम है जो अभ्यारण्य क्षेत्र में है, वहाँ किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, वहाँ सुविधा मुहैया कराया जाए। हमारा मुख्य मांग है जो पुराना 1 ग्रामों का जो रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ है उसका पुनः बंदोबस्त करा ले और बंदोबस्त करा करके पूर्ण रूप से 1 ग्रामों को पट्टा दिया जाए, यही मांग है। यहाँ पर ये लोग आए हुए थे, अपने सामुदायिक वन संघर्ष समिति वाले लोग थे, वो अपनी मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट आए थे और उसके बाद जो है उनको बताया गया कि उनके गांव में जो है क्या क्या काम किया जा रहा है और किस प्रकार से राजस्व अमला पूरी तरीके से सक्रिय है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। तो फिर वो सहमत हो गए हैं और यहाँ से अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे।